हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितिश उपाध्याय। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ए के रामानुजन का एक ट्रांसलेटेड है। ये ए के रामानुजन ने ट्रांसलेट किया है कन्नड़ फोकटेल को। इसका पहला पार्ट आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या ऊपर आप देख लें टॉप राइट कॉर्नर में आपको मिल जाएगा। तो पहला पार्ट देखिए और फिर इस पे आप आए। और जिन लोगों ने पहला देख लिया है तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले की कहानी तो आपको पता ही होगी कि कैसे वो एक चोर मर जाता है दीवार से दब के, चोरी करने जब घुसता है तो। और मूर्ख राजा उसका दोष जो अलग अलग लोग हैं उनके ऊपर बारी बारी डालता जा रहा है। और धीरे धीरे होते हुए कहानी पहुंचती है उस इंसान पे जिसने एक लड़की के लिए गहने बनाने में देर की थी, क्योंकि किसी और ने उसको अपने गहने बनाने को दिए थे। तो राजा उससे पूछता है कि कौन था वो इंसान जिसके गहने बनाने के लिए तुमने इस लड़की को दौड़ाया था, जिसकी वजह से वो राज मिस्त्री डिस्ट्रैक्ट हुआ था और कच्ची दीवार बना दी थी, कमज़ोर दीवार बना दी थी, जिससे गिर के जिससे दब के ये बेचारा गरीब चोर मर गया। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट। वो पूछता है कौन व्यापारी था और सुनार ने अब उस व्यापारी का नाम लिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। तो जब इसने नाम लिया तो पता चला कि ये तो वही मर्चेंट था जिसके घर की दीवार गिरी थी और वो चोर तब के मरा था। और बात घूम फिर के वापस वहीं पे आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. अब राजा ने क्या सोचा कि बात तो घूम फिर के वही वापस आ गई, न्याय वापस अपनी जगह पे आ गया, न्याय की पुनरावृत्ति हो गई। ऐसा राजा ने सोचा कि न्याय की बात घूम फिर के वापस वहीं आ गई उस व्यापारी पे। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He's dead. I'm innocent." राजा ने उसको बड़ी कठोरता से वापस बुलावा भेजा तो वो रोते हुए आया। कहता है कि वो मैं नहीं था महाराज, मेरे पिताजी थे जिन्होंने गहने बनाने का आदेश दिया था। वो तो मर चुके हैं, मैं निर्दोष हूँ। But the king consulted his minister and ruled decisively, "It's true your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place." लेकिन मूर्ख राजा ने अपने मूर्ख मंत्री से सलाह मशवरा किया। कंसल्ट का मतलब होता है विचार विमर्श करना, सलाह लेना, जानकारी लेना। उसने सलाह मशवरा किया और फिर फैसला सुनाया, निर्णायक रूप से फैसला सुनाया। रूल का मतलब ही होता है फैसला सुनाना, जब वर्ब हो ये तब। यहाँ ईडी लगा हुआ है तो सीधा पता चल रहा है कि ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। और डिसाइसिवली मतलब निर्णायक तौर पे। निर्णायक तौर पे उसने अपना फैसला सुनाया। कहते हैं कि हाँ सच है कि तुम्हारे पिता की ये गलती थी, तुम्हारे पिता ही असली खूनी है। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ही इज़ डेड बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस। वो तो मर चुके हैं लेकिन उनकी जगह पे किसी को तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. राजा कहता है कि तुम्हें सब कुछ तुम्हारे उस क्रिमिनल फादर, उस अपराधी पिता से विरासत में हर चीज़ मिली है, चाहे उसकी दौलत हो या उसके पाप हों। उसकी दौलत के साथ साथ उसके पाप भी तुम्हें विरासत में मिले हैं। I knew at once even when I first set eyes on you that you were at the root of this horrible crime. You must die. कहता है कि मुझे तुरंत ही पता चल गया था जैसे ही मैंने पहली बार तुम पे नज़र डाली थी कि तुम ही हो इस भयानक अपराध की जड़ में, तुम ही जिम्मेदार हो, तुम्हें मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। और उसने आदेश दिया कि एक नया स्टेक बनाया जाए जिस पे इसको मृत्यु दंड दिया जा सके। स्टेक बेसिकली ये, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है, सुना है, कई चीज़ों को कहा जाता है सुपर नेचुरल या और भी सुपर नेचुरल टीवी शोज़ में या कहानियों में वैम्पायर्स को मारने के लिए लकड़ी के स्टेक का इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि लकड़ी की नुकीली एक स्टेक कहा जाता है, लंबी नुकीली लकड़ी होती है
लकड़ी का भाला समझ लीजिए जिसमें मेटल ना लगा हो, तो माना जाता है कि वो अगर वैम्पायर्स के दिल के पार चला गया तो वो मर जाएंगे। स्टेक ऐसी एक चीज़ हुआ करती थी जिस पे विचेस को जलाया जाता था। हिंदी में शायद इसको सूली कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी कई मतलब होते हैं स्टेक के। एक बड़ा सा बना होता है जो जिसके नीचे किसी इंसान को खड़ा करके उसको गिराया जाता है, तो लकड़ी का बना हुआ लंबा सा होता है और इंसान की खोपड़ी में धंस के नीचे से निकल जाता है, उसको मार डालता है। इम्पेलिंग कहा जाता है इस चीज़ को। तो इन्हीं में से कोई चीज़ रही होगी। हिंदी में इसको सूली कहा जाता है अक्सर। राजा कहता है कि स्टेक को तैयार किया जा चुका है, ठीक है, नहीं सॉरी, राजा ने आदेश दिया कि स्टेक को, एक नए स्टेक को बनाया जाए इसको मृत्यु दंड देने के लिए। एज द सर्वेंट्स sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. जब नौकर उस स्टेक को शार्पन कर रहे थे, यानी उसको उसकी नोक बना रहे थे, यानी कि ये वही वाला स्टेक है, एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग ऑफ द क्रिमिनल। हाँ, इम्पेलिंग वर्ड भी आ गया। उसकी इम्पेलिंग के लिए तैयार कर रहे थे, मतलब ये ऐसा स्टेक था जिसके नीचे इसको खड़ा किया जाता और ऊपर से छोड़ा जाता उस भारी लकड़ी की सूली कह लीजिए या नुकीली, उसको जो कह लीजिए आप, कील कह लीजिए लकड़ी की लंबी सी, तो वो उसके सर को फाड़ के अंदर उसकी बॉडी से होते हुए नीचे की तरफ निकल जाती। इसी चीज़ को एम्पेलिंग कहा जाता है। एम्पेलिंग मतलब किसी के आर पार कर देना किसी चीज़ को। तो जब ये की जा रही थी, तैयार किया जा रहा था, तब राजा को ये मंत्री को ये एहसास हुआ कि ये अमीर व्यापारी थोड़ा काफ़ी ज़्यादा ही पतला है, इसको ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हो सकता है इतना पतला था कि निशाना ही चूक जाए, या हो सकता है वो उसके अंदर पूरा घुसे ही ना। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। अब यहाँ फिर एक आयरनी है, उसने राजा की कॉमन सेंस से, राजा को कहा कि कॉमन सेंस से अपने काम लीजिए। राजा की बुद्धि के आगे उसने अपना विचार रखा, जिसके पास बुद्धि थी ही नहीं। द किंग टू वरीड अबाउट इट। राजा को भी चिंता हो गई कि हाँ भाई, वो ढंग से उसका एग्जीक्यूशन होगा नहीं, कहीं ऐसा ना हो लकड़ी की सूली गिरे और इसको बिना फाड़े अगल बगल कहीं भटक के चली जाए। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब राजा कहता है क्या किया जाए। तभी एकाएक उसके दिमाग में ये बात आई कि उनको कुछ और थोड़े ही खोजना है, उनको तो बस एक इंसान ढूंढना है जो इतना मोटा हो कि उसको यहाँ पे लाके उसके अंदर इस स्टेक को घुसाया जा सके। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब राजा के दिमाग में ये बात है कि बस एक मोटे आदमी को तो पकड़ना है। सोचिए कितने मूर्ख थे ये लोग, कितने आउट ऑफ टच थे रियलिटी से, कि गलती किसकी और सज़ा किसको मिलने जा रही है। तो उन्होंने अपने नौकरों को चारों तरफ दौड़ा दिया। राजा के नौकरों को तुरंत भेज दिया गया कि शहर में जाओ, चारों तरफ ढूंढ के लाओ एक ऐसे इंसान को जो मोटा हो, इतना मोटा हो कि उसमें इसको ठोका जा सके। भले ही वो किसी तरह का दोषी हो या ना हो, उसको पकड़ के लाओ ताकि हम उसको सजा दे सकें किसी और के गुनाह की। तभी सैनिकों की नज़र पड़ी, जब वो घूम रहे थे शहर में ढूंढने के लिए एक मोटे इंसान को, उनकी नज़र पड़ी उस चेले पे, गुरुजी के चेले पे जो पीछे रह गया था। वो चेला जिसने कई महीनों से ठूस ठूस के केले, चावल और घी खा खा के अपने आप को मोटा कर लिया था। ठीक है, वैसे फैटन का मतलब दूसरों को मोटा करने के सेंस में हो जाता है, जैसे कोई फूड हो जो आपको मोटा कर दे। खुद का मोटा होना हम लोग कहते हैं कि आई हैव पुट ऑन वेट या आई हैव गेन्ड वेट, ऐसा या मोटे हो गया। खैर, तो वो भाई साहब चेले जो मोटे हो गए थे, उन पे इनकी नज़र पड़ी सैनिकों की, उसको पकड़ के लाया गया। What have I done? What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी, he cried. वो बेचारा चिल्लाने लगा, मैंने क्या गलत किया है, मैंने क्या गुनाह किया, मैं तो निर्दोष हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ। That may be true, but it's the royal decree that we should find a man fit enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution.
सैनिकों से उसने ये बात कही। सैनिकों ने कहा आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन राजकीय आदेश है, राजा का ये आदेश है। डिक्री का मतलब होता है आदेश, और रॉयल मतलब कोई चीज़ जो राजा से कनेक्टेड हो। तो राजा का ये आदेश है कि हमें एक मोटे इंसान को पकड़ के लाना है, जो इतना मोटा हो कि सूली उसके अंदर घुसाई जा सके। दे सेड एंड कैरिड हिम, और ऐसा कह के वो लोग उसको वहां ले आए, द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, जहां उसको सजा सुनाई जानी थी, मृत्युदंड दिया जाना था। He remembered his wise guru's words, this is a city of fools, you don't know what they will do next. कहते हैं अब उनको याद आई अपने गुरु की बातें। क्या कहा था उन्होंने कि ये मूर्खों की नगरी है, तुम नहीं जानते वो लोग कब तुम्हारे साथ क्या कर देंगे। वैसे एग्जैक्टली उन्होंने कहा था यू कांट टेल व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। ठीक है, तो वाइल ही वाज, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो तुम्हें नहीं पता कि ये लोग क्या कब कर दें तुम्हारे साथ, ऐसा गुरुजी ने कहा था। अब इनको मुसीबत में उनकी बात याद आ रही है, पहले तो इन्होंने सुनी थी नहीं उनकी बात। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. अब जब ये सजा का इंतज़ार कर रहे थे, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे थे, तभी उन्होंने अपने दिल में ही गुरु जी से प्रार्थना की, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी होगी, और उनसे कहा, आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयरएवर ही वाज, उनसे कहा कि गुरु जी आप जहाँ कहीं भी हो, मेरी चीख सुनिए, मेरी पुकार सुनिए। The Guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. गुरु जी के पास दिव्य शक्तियाँ थी, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया। वो बहुत दूर दूर तक देख सकते थे, वो भविष्य में भी देख सकते थे, ठीक वैसे ही जैसे वो अभी वर्तमान को देख रहे हो, या जैसे उन्होंने अतीत को, भूत को देखा हुआ हो, वैसे ही वो भविष्य को भी देख सकते थे और बहुत दूर तक देख सकते थे। He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. गुरु जी तुरंत ही वहां प्रकट हो गए। एट वंस का मतलब होता है, बता ही दिया मैंने, बिना देर किए। तो गुरु जी बिना देर किए वहां प्रकट हो गए। उनके पास जादुई शक्तियां थी, दिव्य शक्तियां थी। तो वहां आ गए अपने चेले को बचाने के लिए, वो चेला जिसने खाने के चक्कर में, खाने के प्यार में पड़ के खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा लिया था। स्क्रेप का मतलब कोई खतरनाक स्थिति होता है। As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. Then he went to the king and addressed him, O wisest of kings, who is greater, the guru or the disciple? जैसे ही वो आए, सबसे पहले तो उन्होंने अपने चेले को कस के डांटा। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। और फिर कुछ बुदबुदाए उनके कान में जाके। उसके बाद वो राजा के पास गए और राजा को कहना शुरू किया, उस सबसे बुद्धिमान राजा, आप ये बताइए, बुद्धिमानों के बुद्धिमान राजा, आप ये बताइए कि सबसे महान कौन है, चेला या गुरु? गुरु और चेला दोनों में से महान कौन है, जो दोनों में सबसे महान है? तो ये चीज़ उन्होंने उनसे पूछी। ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? राजा कहता है बिल्कुल गुरु जी ही होंगे ना, चेला कैसे हो सकता है? इसमें कोई शंका नहीं कि गुरु ही सब चेले से महान होंगे, लेकिन आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं? तब गुरु जी कहते हैं, देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। गुरु जी कहते हैं कि तो पहले ठीक है, मुझे मृत्यु दंड दीजिए, मुझे सूली चढ़ाइए या सूली मेरे अंदर ठोकिए, बाद में मेरे चेले को मृत्यु दंड सुनाइएगा। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, me first, you brought me here first, put me to death first, not him. तब जाके चेले को समझ में आया, जब ये उसने ये सुना तब उसकी समझ में आया कि क्या करना है, और वो जो जो से चिल्ला के मांग रखने लगा अपनी। क्लैमर जैसे बच्चे चिल्ला चिल्ला के कहते हैं ना, मुझे मोबाइल दो मोबाइल दो, वैसे ये चिल्ला के कहने लगा, मी फर्स्ट, मुझे पहले, यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। पहले आप मुझे लाइए, मुझे आप पहले लेके आए, तो पहले मुझे मृत्यु दंड दीजिए, इनको मत दीजिए। अब यहाँ 1 सेकंड का ब्रेक लेके 1 मिनट का मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्टेक को मैंने आपको बताया ना कि सूली भी हिंदी में कहा जाता है, और अलग अलग तरीके से स्टेक का यूज़ होता है। कैसे कैसे यूज़ होता था, इसको पहले सजा देने के लिए बताया मैंने कि लोगों को इससे बांधा जाता था। जैसे आपने क्रूसीफिक्शन देखा होगा जीसस का, तो क्रूसीफिक्शन जो होता है उसमें तो क्रॉस होता है, लेकिन इसमें बस एक ही लंबा सा खंभा होता है, उस पर ही लोग डालते हैं। वैसे स्टेक कहीं खूंटा गाड़ दिया जाता है, बड़ा खंभा, उसको भी कहा जा सकता है।
दूसरा तरीका होता था लोगों के अंदर इसको घोंप के और लोगों को इस पे खड़ा कर दिया, मतलब टांग दिया जाता था उनकी लाश को। तो वो भी एक चीज़ होता था। हमारे हिंदी में कहा भी जाता है सूली चढ़ना, तो वो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैंने देखा नहीं है, मैंने विटनेस किया नहीं है, तो मैं बता नहीं सकता, कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। दूसरी चीज़ होती थी, इसको ऊपर लगाया जाता था, काफ़ी ऊपर, और भारी होता था ये। नोक इसकी नीचे होती थी, इसके नीचे किसी इंसान को खड़ा किया जाता था और फिर ऊपर से रिलीज़ किया जाता था, लहराते हुए आता था और खोपड़ी में होके घुस जाता था। The guru and the disciple now got into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the guru, "Why do you want to die?" We chose him because we needed a fat man for the stake. अब राजा जो था उसने देखा कि गुरु और चेला दोनों में लड़ाई होने लगी थी कि कौन पहले मरने जाएगा। ये देख के राजा बिल्कुल हैरत में रह गया, पजल्ड, मतलब दिमाग में उसकी क्यूरियोसिटी आ गई कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से, उन लोगों के इस व्यवहार से वो हैरान रह गया। उसने गुरुजी से पूछा, क्यों मरना चाहते हैं आप? हमने तो इसको इसलिए पकड़ा था क्योंकि हमें एक मोटे आदमी की तलाश थी, लेकिन आप क्यों मरना चाहते हैं? You shouldn't ask me such questions, put me to death first, replied the guru. गुरु जी कहते हैं, आपको ऐसे सवाल मुझसे नहीं पूछने चाहिए। चलिए मुझे जल्दी से मौत की सज़ा सुनाइए, पहले मुझे मौत की घाट उतारिए, मौत के घाट उतारिए। गुरु जी ने कहा, Why? There is some mystery here. As a wise man, you must make me understand. अब राजा कहता है कि क्यों? जरूर इसमें कोई रहस्य है। आप बुद्धिमान हैं मनुष्य, आप बुद्धिमान मनुष्य हैं, तो आपको मुझे समझाना होगा। आ चुका है मेक मी, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाइए। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू? एस्क द गुरु। गुरु जी कहते हैं, पूछते हैं कि क्या आप वादा करते हैं कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे पहले मृत्यु दंड सुनाएंगे? द किंग गेव हिम हिज सॉलेम वर्ड। राजा ने अपनी जबान उनको दी, मतलब जीभ निकाल के नहीं दे दी मुंह से जबान, अपने मतलब कसम खाई कि हाँ ठीक है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं आपकी बात मानूंगा। सॉलेम बेसिकली पवित्र के सेंस में होता है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? गुरु जी राजा जी को एक तरफ लेकर गए और उनसे कहा, कहाँ लेकर गया? पहले यहाँ लिखा हुआ है सर्वेंट्स ईयरशॉट। दो चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए, एक चीज़ पे सॉरी, यहाँ जो सर्वेंट्स है एपोस्ट्रॉफी एस के लास्ट में लगा है, तो प्लूरल्स का पॉजेसिव ऐसे ही बनता है। एस अगर आए प्लूरल के लास्ट में तो एपोस्ट्रॉफी लास्ट में लगता है। ग्रामर में मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा अच्छे से। तो नौकरों के कान की जद से बाहर लेके गए, यानी नौकरों के सुनाई देने की सीमा से बाहर लेके गए कि नौकरों को ना सुनाई दे। और फिर बुदबुदा के क्या कहते हैं, आपको पता है हम क्यों मरना चाहते हैं? डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस? आपको पता है अभी क्यों मरना चाहते हैं हम दोनों ही? वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। हम लोग पूरी दुनिया घूम चुके हैं, लेकिन हमें ना इस जैसा शहर कहीं मिला, ना आपके जैसा राजा। वैसे तो वो बात सच ही कह रहे थे। दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस। कहते हैं गुरुजी कि ये जो सूली है, ये स्वयं न्याय के देवता की सूली है, इंसाफ के देवता की, यमराज की सूली है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। ये नई है और इस पर कभी कोई अपराधी नहीं चढ़ा है। Whoever dies on it first will be reborn as the king of this country, and whoever goes next will be the future minister of दिस कंट्री। आगे उसको अपने जाल में फंसाते हैं, कहते हैं कि जो इस पे पहले जाके मरेगा वो अगले जन्म में इस देश का राजा बनेगा, और जो उसके बाद मरेगा वो इस देश का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ, इट वुड बी नाइस टू इंजॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल। कहता है कि हम ये सन्यासियों का जीवन जीते जीते तंग आ गए हैं, कुछ अच्छा होगा कि हम कुछ दिनों के लिए कम से कम राजा और मंत्री बन सके, अगले जन्म में बन सके यहाँ के राजा मंत्री, ये काफ़ी अच्छा होगा। नाउ कीप योर वर्ड, चलिए अब अपनी बात रखिए, मतलब अपनी कसम को तोड़िए मत। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ माई मी फर्स्ट, रिमेंबर, अपनी बात को रखिए महाराज, अपनी बात को जिंदा रखिए, तोड़िए मत अपनी कसम को,
जो आपने वादा किया था वो निभाइए, एक्चुअली ये होगा। नाउ कीप योर वर्ड, अपना वादा निभाइए महाराज, और पहले मुझे और हमें सजा सुनाइए, याद रखिए पहले मुझे। The king was now thrown into deep thought. He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अब राजा गहरी सोच में डूब गया। वो नहीं चाहता था कि अपने राज्य को वो किसी और के हवाले कर दे अगले जन्म में। He needed time. उसको समय चाहिए था सोचने के लिए। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. तो उसने आदेश दिया कि इस मृत्यु दंड को टाल दिया जाए अगले दिन के लिए, और वो अपने मंत्री से अकेले में बात करने लगा छुप छुप के। It's not right for us to give over the kingdom to others in the next life. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. Secret, in secret मतलब छुप छुप के नहीं, एकांत में जाके ये बात करने लगा खुफिया तरीके से। कहता है कि अच्छा नहीं होगा हमारे लिए कि हम अपना राज्य किसी और को थमा दें अगले जन्म में। चलो हम खुद ही सूली चढ़ जाते हैं, अगले जन्म में हम राजा और मंत्री बन के पैदा हो जाएंगे। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, साधु लोग झूठ तो नहीं बोलते सन्यासी। होली मैन पवित्र मनुष्य। ही सेड, ऐसा उसने कहा, और मंत्री भी उसकी बात पे राजी हो गया क्योंकि दोनों ही मूर्ख थे। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders, don't make any mistake. तो राजा ने एग्जीक्यूशनर से कहा, एग्जीक्यूशनर हिंदी में जिनको वधक कहते हैं और उर्दू में जल्लाद कहते हैं, उसने वधकों से कहा, जल्लादों से कहा जो लोग सजा सुनाते हैं। एग्जीक्यूशनर वो इंसान होता है जो फांसी का तख्ता, वो लीवर खींचता है जिससे फांसी का तख्ता खुलता है, कोई फांसी पे चढ़ता है। पहले एग्जीक्यूशनर वो होते थे, ये सब चीज़ें जो करते थे बेसिकली। अब यूएस में आप जाएंगे तो एग्जीक्यूशनर कैसे मिलेंगे, वहाँ इलेक्ट्रिक चेयर से लोगों को सजा दी जाती है, तो जो बटन दबाता है वहीं एग्जीक्यूशनर होगा, बेसिकली मौत के मुंह में जो पहुंचा देता है। तो राजा के जल्लादों ने, राजा के वधकों को राजा ने कहा कि हम आज रात अपराधियों को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, दोज आर माई ऑर्डर्स, डोंट मेक एनी मिस्टेक। कहता है कि पहले जो आएगा उसको पहले मौत की सजा सुनाना, मौत की घाट उतारना, उसके बाद जो दूसरा आएगा उसको, यही मेरे आदेश हैं, कोई गलती मत करना। ऐसा राजा ने कह दिया जल्लादों से कि आज रात को हम भेजेंगे दो लोगों को, दो अपराधियों को, उनको सजा सुनाना, उनको सजा देना। For that night, the king and his minister went secretly to the prison, released the guru and the disciple, disguised themselves as the two, and as arranged beforehand, with loyal servants, were taken to the stake and promptly executed. उस रात राजा और मंत्री चुपके से गए जेल में, गुरु और चेले को रिहा कर दिया और भेष बदल के उन दोनों का भेष ले लिया। डिस्गाइज का मतलब कोई और वेश ले लेना। और जैसा कि पहले ही, बिफोर हैंड का मतलब पहले ही, जैसा कि पहले ही वो लोग अरेंज कर चुके थे, इंतज़ाम कर चुके थे अपने वफादार नौकरों से, उन्होंने पहले ही कह दिया होगा कि ऐसा ऐसा हम लोग करने वाले हैं। तो उन्होंने गुरु चेले का वेश बनाया और नौकर इनको लेके गए सूली पे, एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। प्रॉम्प्टली मतलब तुरंत ही, बिना देर किए, वहीं जैसे एट वंस का जो मतलब होता है वहीं लगभग इसका होता है। तुरंत ही ले जाके उनको सूली चढ़ा दी गई, उनको सजा सुना, मौत के घाट उतार दिया गया। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जब उनको उतारा गया, उनकी लाश को, कि अब ले जाके इसको गिद्धों और कौओं के आगे फेंक दिया जाए, तब लोगों में खलबली मच गई। पैनिक का मतलब डर का माहौल समा जाना, डर जाना, काफ़ी लोगों में डर का माहौल बन गया। They saw before them the dead bodies of the king and the minister. The city was in confusion. उन्हें अपने सामने क्या दिख रही थी? राजा और मंत्री की लाशें। पूरा शहर कंफ्यूज हो गया, सोच विचार में पड़ गया कि भाई क्या हो गया। All night they murmured and all night they mourned. All night they mourned and discussed the future of the kingdom. अब चूंकि वो लोग रात में जगते थे, दिन में सोते थे, तो सारी रात उन्होंने मातम बनाया। इसको मौर्न पढ़ते हैं, माउर्न नहीं पढ़ते हैं। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए आप लोग गूगल प्रोनाउंसिएशन की हेल्प ले सकते हैं, या ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी जो ऑनलाइन है उसकी हेल्प ले सकते हैं। अपने मोबाइल में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी डाउनलोड कर सकते हैं आप, मरियम वेबस्टर।
कोई ऐप नहीं है ये, बस ये एक्चुअली एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी लंबे वक्त से जो रिसर्च कर रहा है, तो इन लोगों का बनाया हुआ ऐप है, उसमें प्रोनाउंसिएशन आपका काफ़ी सुधर जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं मौन। मौन का मतलब होता है मातम मनाना। सारी रात वो लोग मातम मनाते रहें और विचार विमर्श करते रहें कि इस देश का भविष्य क्या होगा। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों ने एकाएक गुरु और चेले के बारे में सोचा और आके उनके पास आ गए। कॉट अप विद देम मतलब उनके पास आ गए जब वो लोग जा रहे थे, तैयारी कर रहे थे उस शहर को छोड़ के जाने की, बिना लोगों की नज़र में आए। वो लोग आके क्या कहते हैं, लोग, शहर के लोग, वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर सेड समवन। उनमें से किसी ने कहा कि हमें एक राजा और एक मंत्री की ज़रूरत है। अदर्स अग्रीड, बाकी लोगों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, सहमति जताई। दे बेग द गुरु एंड द डिसाइपल टू बे देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर। उन लोगों ने गुरु और चेले से प्रार्थना किया कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. Persuade का मतलब होता है मना लेना, राजी करना किसी काम के लिए। तो चेले जी को मनाने में तो ज़्यादा मनव्वल नहीं करना पड़ा, तो ज़्यादा उनको मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ी देर में ही वो मान गए। लेकिन गुरु जी को मनाने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि चेले जी तो पहले से ही तैयार थे ना यहाँ बैठने के लिए, यहाँ रहने के लिए। तो खैर, दे फाइनली अग्रीड टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉ। आखिरकार गुरु जी भी मान गए, तो गुरु चेले दोनों मान गए कि हाँ, हम मूर्खों के इस राज्य पे राज करेंगे, जहाँ मूर्ख राजा हुआ करता था और बेहुदा मंत्री। लेकिन एक शर्त है, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। क्या शर्त थी? कि सारे पुराने नियम हम बदल सकेंगे, बदल देंगे। तो ये शर्त उन्होंने रखी उस शहर को राज करने के लिए, उस शहर पे राज करने के लिए। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर टू डू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। उस दिन के बाद से रात रात ही बन गई और दिन दिन जैसा ही हो गया। और हाँ, एक डुड्डू में अब आपको कुछ नहीं मिल सकता था, ये बाकी जगहों जैसी जगह बन गई, यानी बैक टू नॉर्मैलिटी। तो यही रही कहानी, काफ़ी एंटरटेनिंग कहानी थी, ह्यूमरस भी थी थोड़ी बहुत। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे से। मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो, और साथ में नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए अगर वीडियो नहीं पसंद आया, या आप ये भी बता सकते हैं कि आप आने वाली वीडियोस में क्या चाहते हैं। शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर पसंद आया हो, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को।